Imagine waking up and finding out that an entire country has wiped out from the world map. Not because of a natural disaster, not because its people vanished, but simply because an empire walked in, raised its flag, and erased that nation. This nation was called Tibet. ये एक मॉन्क की कहानी है जो एक रात भेष बदलकर अपनी कंट्री से भाग जाता है। ये एक प्राइम मिनिस्टर की कहानी है जो आइडियलिज्म और जियोपॉलिटिक्स में फंस जाता है, और एक नेता की भी कहानी है जो आने वाला खतरा काफ़ी पहले ही सेंस कर लेता है। हिमालय पे 4500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर बसा हुआ था तिब्बत, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। बर्फ से ढकी हुई चादर में ये एक बहुत प्यारा सा नेशन था। मॉनेस्ट्रीज, प्रेयर फ्लैग्स जो हवा के साथ लहराते थे, और एक ऐसी सिविलाइजेशन जो सदियों से लगभग दुनिया से अलग थी। तिब्बत का अपना झंडा था, अपनी आर्मी, अपनी सरकार। हिस्टोरियन सेरिंग शाक्य अपनी किताब द ड्रैगन इन द लैंड ऑफ स्नोज में लिखते हैं कि 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में तिब्बत प्रैक्टिकली एन इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह फंक्शन करता था, और इस देश के सबसे बड़े लीडर थे दलाई लामा। एक ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ राजा नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए जीते जागते स्पिरिचुअल गाइड थे। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर चाइना में क्रांति जन्म ले रही थी, और उसके साथ ही तिब्बत की किस्मत भी बदलने वाली। ईयर 1949 चाइना में सिविल वॉर खत्म हुई और माओ जेडोंग जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फॉर्मेशन करी। एक हिस्टोरियन गोल्डस्टीन अपनी बुक में बताते हैं कि माओ जेडोंग की इच्छा थी कि वो जितनी भी एरिया है जिसे प्रीवियसली चाइना की टेरिटरी मानते थे, उसे दोबारा चाइना में शामिल करें। उन्होंने अपनी बुक में ये भी बताया है कि माओ जेडोंग मानता था कि जो तिब्बत थी, माओ जेडोंग तिब्बत को पाम और नेपाल, सिक्किम और भूटान को उसकी 5 फिंगर्स कहता था। माओ जेडोंग तिब्बत को एक बहुत स्ट्रेटेजिक बफर जोन के मानता था, जिसमें तिब्बत पे कंट्रोल पाना मतलब साउथ ईस्ट एशिया में अपना एक्सपेंशन शुरू करना, और एक कॉरिडोर की तरह था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। देन अक्टूबर 1949 और 1950 के बीच तिब्बत को अंदाज़ा हो गया था कि जल्द ही चाइना की आर्मी उनके दरवाजे पर खड़ी हुई, इसलिए उन्होंने दुनिया से मदद मांगना शुरू करा। लेकिन यूएन और यूएसए उस टाइम पे कोरियन वॉर में बिजी थी। इन्होंने इंडिया से भी मदद मांगी। उन्होंने न्यू दिल्ली को लेटर लिखा कि हमारी मदद की जाए, लेकिन उस टाइम पे इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ था, पार्टीशन का जख्म ताज़ा था, कश्मीर का मसला चल रहा था, और प्राइम मिनिस्टर नेहरू को लगता था कि इंडिया और चाइना मिलके एक न्यू एशिया का निर्माण कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से इंडिया और चाइना में टेंशन क्रिएट हो। बट फिर उसके बाद आता है अक्टूबर 1950, जब चाइनीज़ आर्मी तिब्बत में इन्वेड कर जाती। मगर दिल्ली में एक आदमी था जो कि बहुत परेशान था। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने नेहरू को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा हिस्टोरिकल डेटा दिया, और ये भी कहा कि अगर तिब्बत ख़त्म होता है तो उससे सबसे ज़्यादा खतरा इंडिया को होगा। इंडिया और चाइना के बीच का बफर जोन ख़त्म कर देगा और वो डायरेक्ट हमारी सीमा पे खड़ा हो जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि इंडिया को अपनी डिफेंस पे, अपनी नदर एरियाज पे काम करना चाहिए। और कई हिस्टोरियन इस लेटर को इंडिपेंडेंट इंडिया का बहुत ही प्रोफेटिक लेटर मानते हैं, और 1 महीने बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो जाता है, और वो लेटर्स उन फाइलों में ही दबा रह जाता है। 1951 में तिब्बत और चाइना को एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करा। चाइना ने तिब्बत को फ्रीडम दी, ऑटोनॉमस नेशन का दर्जा देने से मना कर दिया। उन्होंने उनके कल्चर को प्रोटेक्टेड रखने की बात करी, उनके पीपल को प्रोटेक्टेड रखने की बात करी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही जो कंट्रोल था वो बढ़ता चला गया। चाइनीज़ ट्रूप्स बढ़ते गए, मॉनेस्ट्रीज पे नज़र रखनी शुरू कर दी गई। तिब्बत के लोगों को ये लगने लगा कि उनकी पहचान खतरे में है। कई मेमोइर्स में ये भी लिखा गया है कि तिब्बत को लगता था कि इंडिया उनकी हेल्प करेगा, लेकिन नेहरू का स्टैंड अभी भी क्लियर था। वो बहुत कॉशियस थे कि इंडिया और चाइना का कन्फ्रंटेशन ना हो। दलाई लामा ने अपने बुक में ये भी मेंशन करा है कि द वर्ल्ड सिंपली लुक्ड अवे। एक देश था जो मदद के लिए देखता रह गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं। मार्च 1959 लहासा में लोगों में एक बात आग की तरह फैल गई जब चाइना ने दलाई लामा को एक प्ले देखने के लिए बुलाया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि दलाई लामा अपने सोल्जर्स, अपने गार्ड्स को तिब्बत में ही छोड़ के आएंगे। लोगों को लगने लगा ये दलाई लामा को कैप्चर करने की एक साजिश चल रही है पीछे, तो उन्होंने पूरे
पैलेस को घेर लिया और तभी चाइनीज़ ट्रूप्स जो थे वो लहासा में एंटर हो जाते हैं और शेलिंग शुरू हो जाती है। तब दलाई लामा को लगता है कि वहाँ से निकलने के बजाय उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो अपना भेष बदल कर एक सोल्जर का गेटअप लेके, एक राइफल अपने कंधे पर लेके, अपनी माँ बहन और जो क्लोज साथी थे उनके साथ पहाड़ों के रास्ते इंडिया की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें पहाड़ों पे कहा जाता है कि उन्हें पहाड़ों की तरफ CIA के आदमी मिलते हैं जो उनको हेल्प करते हैं इंडिया तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पर जो चाइना था वो अपने एयरक्राफ्ट्स लगा चुका था दलाई लामा के पीछे उनको ढूंढने के लिए, और एक काफ़ी क्लोज एनकाउंटर भी होता है। लेकिन क्योंकि दलाई लामा ने अपना भेष बदल रखा था तो वो उनको पहचानने में नाकाम रहते हैं। और इसी तरह दलाई लामा इंडिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के पास में। और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसकी खबर दी जाती है, तो वो उनके लिए असाइलम सेटअप करते हैं और दलाई लामा को रिस्पेक्टफुली इंडिया में एंटर करने देते हैं। ये फैसला ह्यूमैनिटेरियन था, लेकिन जियोपॉलिटिकली ये अर्थक्वेक था। चाइना इसे इंटरनल मैटर्स में दखल देना मानता था और इसी वजह से इंडिया और चाइना के बीच जो थोड़ा बहुत रिश्ते थे वो भी टूटना शुरू हो गए। दलाई लामा अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, आई डिड नॉट नो इफ आई गो एंड सी माई होम एवर अगेन। और वाकई वो कभी अपने देश वापस नहीं जा सके। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल ज़रूर उठता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वार्निंग्स को हमने सीरियसली लिया होता, तिब्बत के इशू को अगर हमने किसी और तरीके से हैंडल किया होता, तो आज देश बचा रहता। इंडिया चाइना के रिलेशंस इतने खराब नहीं होते। कभी कभी देश एक ही दिन में नहीं ख़त्म होते हैं, वो धीरे धीरे खामोशी से दुनिया के नक्शों से गायब हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ कभी नहीं मरती।